नमस्कार। राजस्थान का इतिहास शौर्य, त्याग और कला की अनगिनत कहानियों से भरा पड़ा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम कुछ ऐसे ही चमकते सितारों पर बात करेंगे। राजस्थान के वो प्रमुख व्यक्तित्व जिन्होंने न सिर्फ इतिहास बनाया बल्कि आज भी जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अहम है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं, वे उनके जीवन की कई परतें खोलते हैं। तो चलिए आज इन कहानियों में जरा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि क्या बात उन्हें इतना खास बनाती है। बिल्कुल। देखिए, आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ नाम और तारीखें याद करना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के जरिए उन महान लोगों के जीवन के उतार चढ़ाव, उनके फैसलों के पीछे की सोच क्या थी और उनके कामों का असर कितना दूर तक गया, इसे समझें। मतलब 1857 के नायकों से लेकर समाज सुधारकों तक और उन वीरांगनाओं तक जिनकी हिम्मत कमाल की थी। कोशिश यही रहेगी कि एक पूरी जीती जागती तस्वीर पेश हो सके। बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति से। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। राजस्थान में इसका जिक्र आते ही एक नाम तुरंत ध्यान में आता है, अमरचंद बांठिया। ये कहानी कैसे शुरू हुई? मतलब एक व्यापारी का क्रांति से जुड़ना, फिर शहादत देना। अमरचंद बांठिया की कहानी, हाँ, वाकई बहुत असाधारण है। सोचिए, वे मूल रूप से बीकानेर के एक व्यापारी थे। बीकानेर के? अच्छा जी। व्यापार में उनको काफी नुकसान हुआ, तो वे हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे। वे अपना भाग्य आजमाने ग्वालियर चले गए। ग्वालियर? वहां उन्होंने कपड़ों का व्यापार फिर से शुरू किया और इस बार इतनी सफलता मिली कि ग्वालियर में उन्हें नगर सेठ कहा जाने लगा। नगर सेठ यानी शहर के सबसे बड़े सेठों में से एक। बिल्कुल। और उनकी काबिलियत देखकर ग्वालियर राजघराने ने उन्हें अपने खजाने का मंत्री भी बना दिया था। अरे वाह, मंत्री पद तक पहुंच गए। जी। लेकिन उनकी कहानी का जो सबसे अहम मोड़ है वो आया 1857 में। जब पूरे देश में क्रांति की चिंगारी फैली तो ये नगर सेठ सिर्फ अपने कारोबार तक ही नहीं रहे। उन्होंने अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ दांव पर लगा दिया। कैसे? मतलब उन्होंने क्या किया? उस मुश्किल वक्त में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, इन जैसे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए पैसों की, संसाधनों की सख्त जरूरत थी। तब अमरचंद बांठिया ने आगे बढ़कर खामोशी से अपनी पूरी जमा पूंजी उनकी मदद के लिए दे दी। अपनी सारी जमा पूंजी? ये तो बहुत बड़ा जोखिम था। हाँ, ये सीधे सीधे अंग्रेजी हुकूमत से दुश्मनी मोल लेना था। और हुआ भी वही। जैसे ही अंग्रेजों को इस गुप्त मदद का पता चला, वे तो आग बबूला हो गए। फिर आया 22 जून 1858 का वो काला दिन। ग्वालियर के सराफा बाजार में सबके सामने उन्हें एक नीम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। सरे बाजार में? जी हाँ। और कहते हैं कि लोगों में खौफ पैदा करने के लिए उनका शव 3 दिनों तक उसी पेड़ पर लटका रहा। ओह, ये तो बहुत ही क्रूर था। बहुत ज्यादा। लेकिन इस शहादत ने अमरचंद बांठिया को इतिहास में अमर कर दिया। वे राजस्थान में 1857 की क्रांति के पहले शहीद माने जाते हैं। पहले शहीद? इसीलिए उन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह मेवाड़ में भामा शाह ने मुश्किल वक्त में महाराणा प्रताप की मदद की थी, उसी तरह अमरचंद जी ने क्रांति के लिए अपना सब कुछ दे दिया। इसलिए उन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा गया। क्या बात है! एक व्यापारी का देश के लिए इतना बड़ा बलिदान, सच में रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, देशभक्ति की एक बेमिसाल कहानी है। अच्छा, इसी 1857 के दौर में दो नाम और बड़े मशहूर हुए, डूंगर जी और जवाहर जी। लोग उन्हें अक्सर रॉबिनहुड जैसा मानते हैं। उनकी क्या कहानी थी? वे कैसे अलग थे? डूंगर जी और जवाहर जी, हाँ, उनकी कहानी थोड़ी अलग है, पर रोमांचक उतनी ही है। ये दोनों रिश्ते में काका भतीजा थे। काका भतीजा? जी। और सीकर जिले के बठोट पाटोदा गांव के रहने वाले थे, सामंत थे वहां के। उनका तरीका अनोखा था। वो सीधे अंग्रेजी हुकूमत के निशानों पर हमला करते थे। उनके खजाने लूट लिए, सैनिक छावनियों पर धावा बोल दिया, अमीर सेठों से पैसा वसूला। लेकिन वो पैसा रखते नहीं थे, है ना? नहीं, वो पैसा भी गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। इसी वजह से आम लोगों में वे बहुत लोकप्रिय हो गए। अच्छा, तो रॉबिनहुड वाली बात सही है? हाँ, कुछ हद तक। उनकी सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब उन्होंने नसीराबाद में अंग्रेजों की छावनी लूट ली। नसीराबाद छावनी? अरे वाह! जी। वहां से उन्हें 52,000 रुपए नकद और कई बढ़िया घोड़े मिले। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम और कामयाबी थी। अंग्रेज तो बुरी तरह बौखला गए थे।
जाहिर है। कहानी में एक और मजेदार मोड़ तब आया जब अंग्रेजों ने किसी तरह चालाकी से डूंगर जी को पकड़ लिया और उन्हें आगरा के किले की जेल में बंद कर दिया। आगरा किले में? वो तो बहुत मजबूत किला है। हाँ, बहुत। सबको लगा कि अब खेल खत्म, लेकिन उनके भतीजे जवाहर जी, उन्होंने हार नहीं मानी। अपने कुछ जांबाज साथियों करनिया मीणा और लोठिया जाट के साथ मिलकर एक बड़ी हिम्मत वाली योजना बनाई। क्या योजना थी? वे भेष बदलकर आगरा किले पहुंचे और बड़ी बहादुरी से डूंगर जी को छुड़ा लाए। ये सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगता है, पर यह सच है। सच में? कमाल है। जी। इसके बाद तो अंग्रेज उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए, तो उन्हें अलग अलग रियासतों में शरण लेनी पड़ी। डूंगर जी को जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने पनाह दी, हालांकि वहां वे एक तरह से नजरबंद ही रहे। नजरबंद? मतलब आजाद नहीं थे? हाँ, पूरी तरह नहीं, पर एक दिलचस्प बात ये भी कही जाती है कि करीब 52 रजवाड़ों ने मिलकर अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी कि डूंगर जी को जोधपुर में ही रहने दिया जाए। इससे उनकी लोकप्रियता का पता चलता है। 52 रजवाड़ों ने? हाँ, और जवाहर जी को बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने शरण दी। तो ये दिखाता है कि अंग्रेजों का डर तो था, पर इन बागियों के लिए लोगों में, यहाँ तक कि कुछ शासकों में भी सहानुभूति थी। वाकई ये तो पूरी फिल्म की कहानी है। अच्छा, अब बात करते हैं तात्या टोपे की। वो तो महाराष्ट्र से थे, जैसा आपने बताया, लेकिन राजस्थान में 1857 की क्रांति में उनकी भूमिका को बहुत अहम मानते हैं। उन्होंने यहाँ क्या किया, उनका सफर कैसा रहा? हाँ, तात्या टोपे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग जी। पिता पांडुरंग भट्ट, माँ रुखमाबाई। जन्म महाराष्ट्र के यौवला गांव में। वे नाना साहेब पेशवा के बहुत भरोसेमंद साथी थे। और रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। जब मध्य भारत में क्रांति को दबाया जाने लगा, तो तात्या टोपे ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वे मदद की आस में राजस्थान आए। राजस्थान क्यों आए थे वे? उन्हें उम्मीद थी कि राजस्थान के राजपूत राजा शायद क्रांति में उनका साथ देंगे, या कम से कम उन्हें अपनी सेना को फिर से संगठित करने में मदद करेंगे। माना जाता है कि वे 2 बार राजस्थान आए थे। 2 बार? हाँ, पहली बार अगस्त 1857 या कुछ स्रोत 1858 कहते हैं। वे मांडलगढ़, जो भीलवाड़ा में है, उस रास्ते से राजस्थान में घुसे। आते ही 9 अगस्त 1858 को भीलवाड़ा के पास ही कुवाड़ा नाम की जगह पर उनका सामना जनरल रॉबर्ट्स की अंग्रेजी सेना से हो गया। और दुर्भाग्य से इस लड़ाई में तात्या टोपे हार गए। शुरुआत अच्छी नहीं रही। नहीं, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। वे लगातार घूमते रहे, एक रियासत से दूसरी रियासत, राजाओं को क्रांति में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करते रहे, नई सेना खड़ी करने की कोशिश करते रहे। कहाँ गए वे? वे बूंदी पहुंचे, पर वहां के शासक महाराव राम सिंह, उन्होंने तो अंग्रेजों के डर से किले के दरवाजे ही बंद कर लिए। दरवाजे बंद कर लिए? जी। फिर वे टोंक गए। वहां के नवाब वजीरुद्दौला, वो अंग्रेजों के वफादार थे, उन्होंने तात्या को रोकने के लिए अपनी सेना भेजी। लेकिन कमाल ये हुआ कि टोंक का सेना नायक मोहम्मद नासिर खान, वो अपनी पूरी सेना के साथ तात्या टोपे से जा मिला। अरे, सेना ही पलट गई। हाँ, ये दिखाता है कि आम सैनिकों में अंग्रेजों के खिलाफ कितना गुस्सा था। फिर वे मेवाड़ गए। वहां कोठारिया के रावत जोध सिंह ने न सिर्फ उन्हें रसद खाने पीने का सामान दिया, बल्कि पनाह भी दी। ये वही रावत जोध सिंह हैं जिन्होंने कुशाल सिंह चंपावत को भी शरण दी थी? जी हाँ, वही। रावत जोध सिंह ने कुशाल सिंह चंपावत, भीमाजी चारण, यहाँ तक कि नाना साहब को भी शरण दी थी। तात्या टोपे ने नाथद्वारा में श्री नाथ जी के दर्शन भी किए। वहां के पुजारी तिलकायत गिरधर जी ने उनकी मदद की। उन्होंने झालावाड़ पर हमला करके वहां के शासक पृथ्वी सिंह को बंदी भी बना लिया था। अच्छा, झालावाड़ पर कब्जा भी कर लिया था? कुछ समय के लिए, हाँ। फिर दिसंबर 1858 में वे दूसरी बार राजस्थान आए, इस बार भी मेवाड़ के रास्ते से। वासवाड़ा में उनका संघर्ष हुआ, जहां 11 दिसंबर 1858 को उन्होंने वहां के शासक लक्ष्मण सिंह को हराया। लेकिन अंग्रेजी सेना लगातार उनका पीछा कर रही थी। प्रतापगढ़ में मेजर रॉक से उनकी लड़ाई हुई, सीकर के पास कर्नल होम्स से हुई। इन दोनों में उन्हें हार मिली। वे कहते हैं, जैसलमेर को छोड़कर राजपूताने की लगभग हर बड़ी रियासत में गए थे, मदद मांगते हुए, क्रांति की आग जलाने की कोशिश करते हुए। पूरे राजपूताने में घूमे वो? हाँ, यहाँ तक कि बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, जो अंग्रेजों के दोस्त माने जाते थे, उन्होंने भी तात्या टोपे के 600 सैनिकों को अंग्रेजों की कैद से छुड़वाया था।
ये तो दिलचस्प बात है। जी, लेकिन अंत बहुत दुखद हुआ। जब वे थक कर नरवर ग्वालियर के पास है, वहां के जंगलों में आराम कर रहे थे, तो उनके अपने ही एक साथी मानसिंह नरूका, उसने विश्वासघात किया। धोखा अपनों ने ही। हाँ, उसने अंग्रेजों को खबर दे दी और 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे सोते हुए पकड़ लिए गए। उन पर बस नाम का मुकदमा चलाया गया और सिर्फ 11 दिन बाद 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। सिर्फ 11 दिन में फांसी। जी, मेजर शावर्स नाम के एक अंग्रेज अफसर ने बाद में लिखा भी था कि तात्या टोपे को फांसी देने के लिए सबूत काफी नहीं थे और इतिहास इस फैसले पर हमेशा सवाल उठाएगा। खैर, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी कहानी ने आगे बहुत लोगों को प्रेरणा दी। तात्या टोपे का ये अथक संघर्ष और पूरे राजस्थान में उनका घूमना, मदद मांगना, ये दिखाता है कि वो आज़ादी के लिए कितने समर्पित थे। चलिए, अब 1857 के दौर से ज़रा आगे बढ़ते हैं। क्रांति के बाद भी कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने राजस्थान में जागृति लाने और स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इनमें एक बड़ा नाम आता है अर्जुन लाल सेठी जी का। उनके बारे में क्या खास बात है? अर्जुन लाल सेठी जी, वे जयपुर के रहने वाले थे। जन्म 9 सितंबर 1880 को हुआ था। वे बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। उस समय में जो गरम दल और नरम दल के नेता थे, उनके बीच एक पुल का काम करते थे और हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे। अच्छा, वे दोनों दलों के बीच समन्वय बनाते थे। जी, कोशिश करते थे। सेठी जी का मानना था कि क्रांति के लिए पढ़े लिखे प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने 1906 में जैन प्रचारक समिति बनाई और 1907 में जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय खोला। जैन वर्धमान विद्यालय, ये स्कूल था? नाम से तो स्कूल था, पर असल में ये क्रांतिकारियों को तैयार करने का एक गुप्त केंद्र था। देश भर से युवाओं को लाकर यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था। ओहो, गुप्त केंद्र। हाँ, और वे खुद भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे। 1912 में दिल्ली में वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया, उसकी योजना बनाने वालों में उनका नाम आया। हार्डिंग बम कांड में? जी, इसके अलावा मार्च 1913 में आरा बिहार के पास निमेज नाम की जगह पर एक महंत की हत्या हुई थी। मकसद था क्रांतिकारियों के लिए धन जुटाना। इस केस में भी सेठी जी का नाम आया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 5 साल तक वेल्लोर जेल, दक्षिण भारत में, वहां रखा गया। 5 साल जेल में? हाँ, सख्त सजा थी। और उनका त्याग देखें, जब वे जेल से छूटे तो जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें अपने राज्य का प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाने का प्रस्ताव दिया। प्रधानमंत्री पद का? ये तो बहुत बड़ा प्रस्ताव था। बहुत बड़ा। लेकिन सेठी जी ने ये कहकर मना कर दिया कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? क्या बात है! अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? क्या दृढ़ संकल्प था! बिल्कुल। ये एक वाक्य उनके दिल में जो आग थी उसे दिखाता है। अपने जीवन के आखिरी सालों में वे अजमेर आ गए और अपनी पहचान छुपाकर करीम खान के नाम से रहने लगे। करीम खान। जी। वहां वे दरगाह में बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाते थे। उस दौरान भी उन्होंने अशफाक उल्लाह खान और शौकत अली जैसे क्रांतिकारियों को पनाह दी थी। 1941 में अजमेर में ही उनका देहांत हो गया। उन्होंने कई किताबें भी लिखीं। पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, ये उनके सामाजिक और क्रांतिकारी विचारों को दिखाती हैं। अद्भुत व्यक्तित्व। इसी कड़ी में एक और बड़ा नाम आता है केसरी सिंह बारहट का। उन्हें राजस्थान केसरी भी कहते हैं। उन्होंने अपने कलम से कैसे क्रांति जगाई? केसरी सिंह बारहट जी, वे शाहपुरा भीलवाड़ा के पास देवपुरा खेड़ा गांव में एक चारण परिवार में जन्मे थे। चारणों की तो परंपरा ही वीर रस और साहित्य की रही है और केसरी सिंह जी इसके प्रतीक थे। उन्हें राजस्थान केसरी कहा जाता है। बिल्कुल सही। उनकी कलम में कहते हैं तलवार से ज्यादा धार थी। हाँ, ये बात उनके लिए एकदम सही बैठती है। उन्होंने डिंगल भाषा, जो राजस्थान की प्राचीन वीर काव्य की भाषा है, उसमें चेतावनी रा चुंगटिया नाम से 13 सोरठे लिखे। सोरठे एक तरह के दोहे होते हैं। चेतावनी रा चुंगटिया, ये कब लिखे थे उन्होंने? ये उन्होंने तब लिखे जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह 1903 में लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे। केसरी सिंह जी ने इन सोरठों के जरिए महाराणा को उनके गौरवशाली पूर्वजों जैसे महाराणा प्रताप
उनकी आन बान शान याद दिलाई। उन्हें समझाया कि अंग्रेजों के दरबार में जाना मेवाड़ की शान के खिलाफ है। तो क्या महाराणा रुक गए? कहते हैं महाराणा दिल्ली पहुंच तो गए थे, पर दरबार में जाने से पहले उन्होंने ये सोरठे पढ़े और उन्हें पढ़कर उनका ज़मीर ऐसा जागा कि वे दरबार में शामिल हुए बिना ही उदयपुर लौट आए। बिना शामिल हुए लौट आए? सिर्फ 13 सोरठों से? जी हाँ, शब्दों की ये ताकत थी केसरी सिंह बाराहाट की। वे सिर्फ कवि ही नहीं थे, इतिहासकार भी थे। उन्होंने राज सिंह चरित्र, प्रताप सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, श्यामदास की कहानी जैसी कई किताबें लिखीं, जिनसे राजस्थान के नायकों की कहानियां लोगों तक पहुंचीं। और इन सब के साथ साथ वे एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 1910 में उन्होंने वीर भारत सभा नाम का एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया। वीर भारत सभा? हाँ, इसका मकसद था युवाओं को क्रांति के लिए तैयार करना। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये संगठन विजय सिंह पथिक वाले वीर भारत समाज से अलग था। अच्छा, ये दो अलग अलग संगठन थे, वीर भारत सभा केसरी सिंह बाराहट और वीर भारत समाज विजय सिंह पथिक। ये जानना जरूरी है। जी, तो केसरी सिंह जी ने साहित्य, इतिहास और संगठन तीनों मोर्चों पर आजादी की लड़ाई लड़ी। बहुत खूब। अब जब विजय सिंह पथिक का जिक्र आ ही गया है तो उनके बारे में बात करते हैं। बिजौलिया किसान आंदोलन के नायक के तौर पर तो उन्हें हर कोई जानता है, लेकिन एक क्रांतिकारी, पत्रकार, संगठनकर्ता के रूप में उनकी क्या भूमिका थी? विजय सिंह पथिक, हाँ, उनका जीवन भी किसी फिल्म की कहानी जैसा ही है। उनका असली नाम तो भूप सिंह गुर्जर था। भूप सिंह गुर्जर? वे राजस्थान के नहीं थे? नहीं, वे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के रहने वाले थे। शुरुआत में वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे। जब उनका नाम फिरोजपुर षड्यंत्र केस में आया तो अंग्रेजों से बचने के लिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया, विजय सिंह पथिक, और राजस्थान आ गए। अच्छा, नाम बदल कर राजस्थान आए? जी, और यहाँ आकर उन्होंने किसानों के आवाज बनने का फैसला किया। पत्रकारिता को उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। 1920 में उन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा से राजस्थान केसरी अखबार शुरू किया। राजस्थान केसरी? हाँ, बाद में जब वे अजमेर आए तो यहाँ से नवीन राजस्थान निकाला। जब अंग्रेजों ने इस पर पाबंदी लगा दी तो वे रुके नहीं, इसी अखबार को तरुण राजस्थान नाम से फिर से छापना शुरू कर दिया। नवीन राजस्थान, फिर तरुण राजस्थान? जी, इन अखबारों ने राजस्थान में मतलब राजनीतिक चेतना जगाने और किसानों की समस्याओं को पूरे देश के सामने लाने में बहुत बड़ा काम किया। वो एक बेहतरीन संगठनकर्ता भी थे। 1919 में उन्होंने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ बनाया। राजस्थान सेवा संघ वर्धा में? हाँ, शुरुआत वर्धा में हुई, बाद में अजमेर आया। ये राजस्थान में राजनीतिक और सामाजिक कामों का एक बड़ा केंद्र बना। 1917 में उन्होंने बिजोलिया में किसानों को एकजुट करने के लिए ऊपरमाल किसान पंचायत बनाई और उसके सरपंच भी बने। ऊपरमाल किसान पंचायत? जी, उन्होंने वीर भारत समाज की भी स्थापना की, जिसका जिक्र हमने अभी किया था। शिक्षा के महत्व को भी वे समझते थे, इसलिए चित्तौड़गढ़ के पास ओछड़ी गांव में विद्या प्रचारिणी सभा भी शुरू की। क्या बात है, कितने सारे संगठन! हाँ, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी बिजोलिया किसान आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करना। ये भारत के सबसे लंबे चलने वाले और संगठित किसान आंदोलनों में से एक था। हाँ, बिजोलिया का नाम तो बहुत सुना है। उन्होंने लेखन भी किया, अजय मेरू नाम का एक उपन्यास लिखा और व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स नाम की एक महत्वपूर्ण किताब भी लिखी। उन्हें अंग्रेजों ने टॉडगढ़ की जेल में भी रखा था। वे सही मायनों में एक जन नेता थे, किसानों के नेता, पत्रकार, संगठनकर्ता, लेखक, सब कुछ एक साथ। पथिक जी का योगदान तो सचमुच बहुआयामी था। अच्छा, अब एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करते हैं जो थे तो उद्योगपति, लेकिन गांधी जी के इतने करीबी अनुयायी बने कि गांधी जी उन्हें अपना 5वां पुत्र मानते थे। जमनालाल बजाज, उनकी कहानी क्या है? जमनालाल बजाज जी, हाँ, उनकी कहानी त्याग और सेवा की मिसाल है। वे जन्मे तो सीकर के काशी का बासगांव में थे, पर बाद में वर्धा, महाराष्ट्र जाकर बस गए और एक बहुत बड़े उद्योगपति बने। सीकर के थे वो मूल रूप से? जी, पैसा, शोहरत, सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनका मन देश सेवा में रमता था। वे गांधी जी के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन और अपनी सारी संपत्ति गांधी जी के बताए कामों के लिए समर्पित कर दी। गांधी जी भी उन्हें बहुत स्नेह करते थे और प्यार से अपना 5वां पुत्र कहते थे। गांधी जी का 5वां पुत्र, और वो खुद को गुलाम नंबर 4 कहते थे। हाँ,
ये उनकी विनम्रता थी। वे मजाक में कहते थे कि पहला गुलाम भारत, दूसरा देशी राजा, तीसरा सीकर यानी उनका जन्म स्थान और चौथे गुलाम वे खुद हैं। दिलचस्प है। उन्होंने गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यक्रम थे उनको राजस्थान में बहुत बढ़ाया। 1921 में उन्होंने वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना में मदद की। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के बड़े पक्षधर थे। गांधी जी का जो चरखा आंदोलन था उसे घर घर पहुंचाया। 1925 में अजमेर में चरखा संघ की स्थापना की, जो बाद में 1927 में जयपुर चला गया। चरखा संघ, अजमेर और फिर जयपुर। जी, उन्होंने समाज के पिछड़े वर्ग हरिजन उनके उत्थान के लिए भी काम किया और सीकर में हरिजन विद्यालय भी खोला। उनके सम्मान में भारत सरकार ने 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था। वे एक ऐसे अमीर व्यक्ति थे जिन्होंने सादगी और सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। जमनालाल बजाज जी का जीवन वाकई प्रेरणा देता है कि कैसे व्यापार और देश सेवा साथ साथ चल सकते हैं। अब एक ऐसे क्रांतिकारी की बात करते हैं जिनकी कलम ने, कहते हैं, शासकों की नींद उड़ा दी थी और जिन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सागरमल गोपा। उनकी रचना है और उनकी शहादत इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? सागरमल गोपा जी की कहानी सुनकर सच में गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। वे जैसलमेर के रहने वाले थे। जन्म 3 नवंबर 1900 को हुआ। उन्हें थार केसरी यानी थार का शेर कहा जाता है। थार केसरी। जी, वे जैसलमेर रियासत में उस समय जो भयंकर सामंती अत्याचार हो रहे थे, जो भ्रष्टाचार था, राजा का जो निरंकुश शासन था, उसके कट्टर विरोधी थे। उन्होंने आवाज उठाई इसके खिलाफ। हाँ, और उनका हथियार थी उनकी कलम। उन्होंने किताबें लिखी, जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये किताबें जैसलमेर रियासत के काले कारनामों का पर्दाफाश करती थीं। सामंती अत्याचार नाम की उनकी एक और किताब थी। इन किताबों से जैसलमेर के शासक और उनके अधिकारी बुरी तरह चिढ़ गया। जाहिर है, सच कड़वा लगता है। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि सागरमल गोपा को जैसलमेर से निकाल दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। बाद में जब वे किसी तरह वापस लौटे तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जेल में? हाँ, और जेल में उन पर ऐसे ऐसे अमानवीय अत्याचार किए गए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्हें भूखा रखा गया, पीटा गया और आखिरकार अप्रैल 1946 में जेल के अंदर ही जेलर था गुमान सिंह, उसने उन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उन्हें जिंदा जला दिया। जेल में जिंदा जला दिया? हे भगवान। जी, ये स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की सबसे क्रूर, सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। इसकी कोई जांच वगैरह हुई? नाम के लिए एक समिति बनी थी, गोपाल स्वरूप पाठक समिति। उसने बस लीपापोती कर दी। लेकिन सागरमल गोपा की शहादत ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। बाद में 1986 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। उनका बलिदान आज भी हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। ये सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो गए। जेल में जिंदा जला देना। सागरमल गोपा जी की हिम्मत को सलाम है। चलिए अब बात करते हैं जयनारायण व्यास जी की। उनके कई उपनाम बहुत मशहूर हैं और वे राजस्थान की राजनीति के एक बड़े नेता रहे हैं। उनके व्यक्तित्व के कौन से पहलू उन्हें खास बनाते हैं? जयनारायण व्यास जी वो जोधपुर के थे और मारवाड़ के सबसे कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही रंगीन और जुझारू था, जो उनके उपनामों से भी पता चलता है। जनता उन्हें प्यार से मारवाड़ का लोकनायक कहती थी। लोकनायक? जी, अपने काम के प्रति उनकी लगन ऐसी थी कि उन्हें धुन के धनी कहा जाता था। धुन के धनी? हाँ, वे बहुत बेबाक थे, निडर थे, इसलिए उन्हें शेर राजस्थान भी कहा गया। और अपनी फकीराना जीवन शैली, एकदम सादा जीवन और मुंहफट स्वभाव के लिए उन्हें लक्कड़ एवं फक्कड़ भी कहते थे। लक्कड़ एवं फक्कड़, ये सारे उपनाम उनके ही हैं? जी हाँ, ये सब उन्हीं के उपनाम हैं। उन्होंने भी पत्रकारिता को जन जागृति का जरिया बनाया। ब्यावर से उन्होंने तरुण राजस्थान अखबार निकाला। वही तरुण राजस्थान जो पथिक जी ने भी निकाला था? हाँ, ये वही अखबार है जिसे बाद में व्यास जी ने भी संभाला। फिर वे बॉम्बे गए और 1936 में वहां से अखंड भारत नाम का रोजाना अखबार शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजी में पीप नाम का अखबार भी निकाला। पीप अंग्रेजी में? जी, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण काम था राजस्थानी भाषा में पहला राजनीतिक समाचार पत्र शुरू करना, आगी बाण। आगी बाण मतलब अग्निबाण? हाँ, अग्निबाण। इस अखबार ने मारवाड़ के गांव-गांव तक राजनीतिक चेतना की आग पहुंचाई। वाह, राजस्थानी में पहला राजनीतिक अखबार। जी,
और राजनीति में भी वे शिखर तक पहुंचे। वे आज़ाद राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और खास बात यह है कि वे राजस्थान के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो पहले मनोनीत भी हुए और बाद में चुनाव जीतकर निर्वाचित भी हुए। अच्छा, मनोनीत और निर्वाचित दोनों तरह से मुख्यमंत्री रहे। जी हाँ, उनका पूरा जीवन ही संघर्ष, पत्रकारिता और लोगों की सेवा में बीता। इन महान पुरुषों की इतनी सारी प्रेरणादायक गाथाएं सुनने के बाद अब ये भी जानना उतना ही जरूरी है कि राजस्थान की महिलाओं ने इस पूरे संघर्ष में क्या भूमिका निभाई। कुछ प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों के बारे में बताइए। बिल्कुल, राजस्थान की महिलाओं का योगदान किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता। उन्होंने न सिर्फ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया, बल्कि कई बार तो उनसे भी आगे बढ़कर नेतृत्व संभाला। जैसे अंजना देवी चौधरी, वे प्रसिद्ध किसान नेता राम नारायण चौधरी जी की पत्नी थी। उन्होंने बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलनों में बहुत सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और एक खास बात यह है कि वे राजस्थान की रियासतों की आम जनता में से, मतलब अंग्रेजी हुकूमत या सामंती शासन के खिलाफ आवाज उठाने के कारण गिरफ्तार होने वाली पहली महिलाओं में से एक थी। पहली महिला जो रियासती जनता में से गिरफ्तार हुई। जी हाँ, और वे सिर्फ आंदोलनों तक ही सीमित नहीं रहीं। उन्होंने मेवाड़ और बूंदी राज्यों में घूम घूम कर महिलाओं में शिक्षा और सामाजिक सुधारों के लिए भी बहुत काम किया। और कौन? फिर है रमा देवी। वे लादूराम जोशी जी की पत्नी थीं और बिजोलिया आंदोलन से जुड़ी थीं। उन्होंने 1930-32 के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जेल भी गईं। वे महिलाओं को संगठित करने में बहुत कुशल थीं। अच्छा। रतन शास्त्री जी का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी थीं। वे जयपुर प्रजामंडल की गतिविधियों में सक्रिय थीं, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान है वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना और उसका संचालन। ये संस्था आज भी महिला शिक्षा का एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित केंद्र है। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान भी मिले। वनस्थली विद्यापीठ हाउस का नाम तो बहुत सुना है। जी, और नारायणी देवी वर्मा, वे मेवाड़ के बड़े नेता माणिक्य लाल वर्मा जी की पत्नी थीं। जब वर्मा जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो नारायणी देवी जी ने आंदोलन की कमान संभाली और उन्हें भी गिरफ्तार करके कुंभलगढ़ के किले में बंदी बनाया गया था। उन्हें भी बंदी बनाया गया। हाँ, आज़ादी के बाद उन्होंने भीलवाड़ा में नवंबर 1944 में महिला आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम खासकर भील महिलाओं और दूसरी ज़रूरतमंद महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए काम करता था। बाद में वे महिलाओं के मुद्दों को संसद में उठाने के लिए राज्यसभा की सदस्य भी चुनी गईं। ये तो बस कुछ नाम है, ऐसी न जाने कितनी वीरांगनाएं थीं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर अपना योगदान दिया। वाकई इन महिलाओं का योगदान अविस्मरणीय है। अच्छा, इन स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा इतिहास में कुछ महिलाओं को खास उपनामों से भी जाना जाता है। जैसे किसी को मारवाड़ की नूरजहां तो किसी को राजस्थान की राधा। ये कौन थी और ये उपनाम क्यों मिले इन्हें? हाँ, ये उपनाम उन महिलाओं के प्रभाव, उनकी प्रतिभा या उनकी भक्ति को बड़े अच्छे से दर्शाते हैं। जैसे मारवाड़ की नूरजहां, ये कौन थी? गुलाब राय, इन्हें मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। ये जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पासवान थी। पासवान मतलब राजा की उपपत्नी या प्रेसी कह सकते हैं, जिन्हें दरबार में काफी सम्मान और कुछ अधिकार भी मिलते थे। गुलाब राय का महाराजा विजय सिंह पर इतना ज्यादा असर था कि वे राजकाज में भी दखल देने लगी थीं और महाराजा ने तो उनके नाम के सिक्के तक चला दिए थे। सिक्के चला दिए थे? जी हाँ, इसी वजह से विजय सिंह को इतिहास में बदनाम शासक भी कहा जाने लगा। हालांकि गुलाब राय ने जोधपुर में कुछ अच्छे काम भी करवाए, जैसे गुलाब सागर तालाब बनवाया, गुलाब राय जी का झालरा बनवाया। और राजस्थान की राधा, ये तो मीराबाई होंगे? जी हाँ, बिल्कुल, मीराबाई। उनकी कृष्ण भक्ति, उनके लिखे भजन इतने प्रसिद्ध हुए कि उन्हें राजस्थान की राधा कहा जाने लगा। उनकी भक्ति और उनका काव्य आज भी लोगों के मन में बसा हुआ है। और मीरा का अवतार किसे कहते हैं? वे थीं गौरीबाई। वे राजस्थान के दक्षिणी हिस्से वागड़ क्षेत्र के एक प्रसिद्ध संत थीं। वे भी कृष्ण भक्ति और कविताएं लिखती थीं। उनकी भक्ति और काव्य प्रतिभा देखकर लोग उन्हें मीरा का अवतार मानते थे। अच्छा, और मरु कोकिला? मरु कोकिला यानी मरुस्थल की कोयल, ये उपाधि मिली अल्लाह जिलाई बाई को। वे बीकानेर की थीं और मांड गायकी की मलिका थीं। मांड राजस्थान की एक खास लोक गायन शैली है।
अल्लाह जिलाई बाई की आवाज में ऐसा जादू था कि उन्होंने राजस्थान के मशहूर लोकगीत केसरिया बालम आवोनी पधारो म्हारे देश को पूरी दुनिया में पहचान दिला दी। केसरिया बालम, हाँ ये तो बहुत प्रसिद्ध है। जी। फिर हैं गोराधाय, जिन्हें मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। मारवाड़ की पन्ना, पन्नाधाई की तरह। हाँ, बिल्कुल वैसी ही कहानी है। वे जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की धाय माँ थीं। जब औरंगजेब के सैनिक नन्हे अजीत सिंह को मारने या पकड़ने आए तो गोराधाय ने अपने बेटे को अजीत सिंह के कपड़े पहनाकर उनकी जगह सुला दिया और राजकुमार अजीत सिंह को टोकरी में छुपाकर सुरक्षित किले से बाहर निकाल लिया। उन्होंने अपने बेटे का बलिदान देकर मारवाड़ के भविष्य को बचाया। ओहो, अपने बेटे का बलिदान। जी। उनके इस स्वामी भक्ति की याद में मारवाड़ में आज भी धुनसो गीत गाया जाता है। उनकी छतरी मेहरानगढ़ किले जोधपुर में बनी है। और राजस्थान की जीजाबाई? ये कहा जाता है जयवंता बाई को। वे महाराणा प्रताप की माँ और महाराणा उदय सिंह की पत्नी थीं। वे पाली के शासक अखेराज सोनगरा की बेटी थीं। जैसे शिवाजी की माँ जीजाबाई ने मुश्किल हालातों में शिवाजी का निर्माण किया था, वैसे ही जयवंताबाई ने भी मेवाड़ के बुरे वक्त में अभावों और संघर्षों के बीच महाराणा प्रताप का पालन पोषण किया और उनमें वीरता, स्वाभिमान और हिम्मत जैसे गुण भरे। इसीलिए उन्हें सम्मान से राजस्थान की जीजाबाई कहते हैं। ये उपनाम तो वाकई उन महिलाओं के चरित्र और उनके असर को कितनी खूबसूरती से बताते हैं। अब जरा उन रानियों की बात करते हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान में जौहर का नेतृत्व किया या फिर शासन चलाने में अपनी छाप छोड़ी। हाँ, राजस्थान का इतिहास ऐसी वीरांगना रानियों की कहानियों से भी भरा पड़ा है, जिन्होंने जरूरत पड़ने पर तलवार भी उठाई और राजपाट भी संभाला। जैसे रानी कर्मावती? जी, रानी कर्मावती या कर्नावती। वे बूंदी की हाड़ा राजकुमारी थी और मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा की पत्नी थी, इसीलिए उन्हें हाड़ी रानी भी कहते हैं। जब राणा सांगा की मृत्यु हो गई और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया, ये 1534-35 की बात है, तब रानी कर्मावती ने ही शासन संभाला था। उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी ना? हाँ, उन्होंने मदद के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं समय पर मदद के लिए नहीं आ पाया। जब हार निश्चित दिखने लगी तो रानी ने अपने नाबालिग बेटों विक्रमादित्य और उदय सिंह को सुरक्षित उनके ननिहाल बूनी भेज दिया। और फिर रावत बाग सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया, मतलब युद्ध में मरने का प्रण लेकर दुश्मनों पर टूट पड़े। और पीछे किले में रानी कर्मावती ने 13,000 राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर की आग में कूदकर अपने सम्मान की रक्षा की। ये चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाता है। 13,000 महिलाओं के साथ जौहर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर भी। बिल्कुल। फिर एक और हाड़ी रानी थी, रानी जसवंत दे या महामाया। ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी थी और बूंदी के हाड़ा शासक शत्रुशाल की बेटी थी। इनकी कहानी भी बड़ी मशहूर है। क्या कहानी है? जब महाराजा जसवंत सिंह 1658 में धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की सेना से हारकर वापस जोधपुर लौटे तो रानी जसवंत दे इतनी नाराज हुई कि उन्होंने किले के दरवाजे ही बंद करवा दिए। दरवाजे बंद करवा दिए पति के लिए? हाँ, उन्होंने संदेश भिजवाया कि राजपूत या तो युद्ध जीतकर लौटते हैं या वहीं मर जाते हैं, हार कर नहीं। हालांकि बाद में समझाने बुझाने पर उन्होंने दरवाजे खोल दिए, पर इस घटना ने उनकी हिम्मत और राजपूत आन बान शान का एक उदाहरण पेश किया। एक फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर, उसने अपनी किताब भारत यात्रा में इसका जिक्र भी किया है। गजब। और चित्तौड़ के तीसरे साके का जौहर किसने किया था? वो किया था फूल कमर ने। ये चित्तौड़ का तीसरा और आखिरी साका था 1568 में, जब अकबर ने हमला किया था। फूल कमर मेड़ता के वीर जयमल राठौड़ की बहन और पत्ता सिसोदिया की पत्नी थी। जब जयमल और पत्ता ने असाधारण वीरता दिखाते हुए केसरिया किया, तब फूल कंवर ने किले की हजारों महिलाओं के साथ जौहर का नेतृत्व किया और आग में कूदकर आत्म बलिदान दे दिया। और किरण देवी, उनका भी नाम सुना है। हाँ, किरण देवी, वे मेवाड़ के शक्ति सिंह, जो महाराणा प्रताप के भाई थे, की बेटी और बीकानेर के राजकुमार व प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी थी। उनकी बहादुरी का एक किस्सा बहुत मशहूर है। कौन सा किस्सा? कहते हैं कि मुगल बादशाह अकबर दिल्ली में नौरोज का मेला लगवाता था, जिसमें सिर्फ महिलाओं को जाने की इजाजत होती थी। एक बार अकबर खुद महिलाओं वाले कपड़े पहनकर मेले में घुस आया। किरण देवी ने उसे पहचान लिया और फौरन अपनी कटार निकालकर उसे वहीं दबोच लिया। अकबर को?
मेले में? जी हाँ, अकबर ने जब देखा कि जान खतरे में है तो उसने माफी मांगी, तब जाकर किरण देवी ने उसे छोड़ा। ये घटना उनकी निडरता दिखाती है। वाह, ये तो कमाल की हिम्मत थी। और कर्पूरी देवी? कर्पूरी देवी, वे दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की बेटी, अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर की पत्नी और महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मां थीं। जब राजा सोमेश्वर की मृत्यु हुई तब पृथ्वीराज काफी छोटे थे। ऐसे मुश्किल समय में रानी कर्पूरी देवी ने उनकी संरक्षिका बनकर राजपाट संभाला। उन्होंने शासन चलाया? जी हाँ, उन्होंने बड़ी सूझबूझ और कुशलता से न सिर्फ राज्य को दुश्मनों से बचाया, बल्कि अपने भरोसेमंद मंत्रियों के मदद से शासन व्यवस्था को भी बहुत अच्छे से चलाया। वे एक कुशल प्रशासक साबित हुईं। इन रानियों की कहानियों तो वाकई वीरता और बुद्धिमत्ता की मिसाल है। क्या कुछ और महिलाओं के नाम हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है, खासकर जिनका ऐतिहासिक या राजनीतिक असर रहा हो? हाँ, कुछ नाम और भी हैं जिनका राजस्थान के इतिहास पर, खासकर राजनीति पर गहरा असर पड़ा। जैसे हंसाबाई। ये मारवाड़ के शासक राव चुंडा की बेटी और रणमल राठौड़ की बहन थीं। इनकी शादी मेवाड़ के काफी उम्र दराज शासक राणा लाखा से इस शर्त पर हुई थी कि हंसाबाई से जो बेटा पैदा होगा वही मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। जबकि लाखा का बड़ा बेटा पहले से था। जी हाँ, राणा चूंडा पहले से थे, जिन्हें भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। हंसाबाई के बेटे मोकल राजा बने। इस शादी ने मेवाड़ और मारवाड़ की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। हंसाबाई और उनके भाई रणमल का मेवाड़ के शासन पर काफी समय तक दबदबा रहा, जिससे कई राजनीतिक झगड़े और उथल-पुथल हुई। तो ये एक राजनीतिक विवाद था जिसका बड़ा असर हुआ। और जगत गोसाई? जगत गोसाई, जिनका असली नाम मानवती था और जिन्हें इतिहास में कई बार गलती से जोधाबाई भी कह दिया जाता है, वे जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थीं। उनकी शादी मुगल बादशाह जहांगीर से हुई थी और वे अगले बादशाह शाहजहां यानी खुर्रम की मां थीं। उन्हें मुगल हरम में सुल्तान निसा और शाह बेगम जैसी उपाधियां भी मिली थीं। तो ये शाहजहां की माँ थी। गिर से हुआ था और वो खुसरो की मां थीं। अच्छा, ये दो अलग अलग रानियां थीं जहांगीर की। और फिर वो हरकाबाई कौन है जिन्हें असली जोधाबाई माना जाता है? हाँ, हरकाबाई, ये वो राजकुमारी हैं जिन्हें अक्सर जोधाबाई के नाम से जाना जाता है और जिन्हें अकबर ने मिरियम-उज़-ज़मानी यानी दुनिया की मरियम की उपाधि दी थी। वे आमेर जयपुर के राजा भारमल की बेटी थीं। 1562 में सांभर में उनका विवाह अकबर से हुआ था। वे जहांगीर की मां थीं। ये शादी मुगल राजपूत संबंधों में एक बहुत बड़ा मोड़ था, जिसने आगे की राजनीति को बहुत प्रभावित किया। और नन्नी भक्तन ये कौन थी? इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती जी से जुड़ा है शायद। हाँ, नन्नी भक्तन या नन्नी जान, ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, ये धर्मत वाले जसवंत सिंह प्रथम से अलग हैं, की प्रेयसी या प्रीत पात्री थी। इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती की दुखद मृत्यु से जुड़ा है। क्या हुआ था? किस्सा यूं है कि स्वामी जी जोधपुर आए हुए थे। एक दिन उन्होंने महाराजा को नशे की हालत में नन्नी जान की पालकी को कंधा देते हुए देख लिया। स्वामी जी ने महाराजा को इसके लिए बहुत फटकारा और नन्नी जान को भी बुरा भला कहा। इससे नन्नी जान बहुत नाराज हो गई और उसने बदला लेने की ठान ली। बदला? जी, उसने अपने रसोइये जगन्नाथ मिश्रा, उसके जरिए स्वामी जी को दूध में पिसावा कांच मिलाकर पिलवा दिया। इसी जहर के असर से कुछ दिनों बाद अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो गई। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, बहुत। और आखिर में एक और नाम है नन्नी बाई का। नन्नी बाई? ये शेखावाटी इलाके की एक राज गायिका थी। जब स्वामी विवेकानंद खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के बुलावे पर खेतड़ी आए तो एक महफिल सजी थी। वहां नन्नी बाई ने भजन सुनाया। कहते हैं कि विवेकानंद उनके भजन और उनकी भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें नन्नी बाई में माँ काली का साक्षात रूप दिखाई दिया। स्वामी विवेकानंद को नन्नी बाई? जी हाँ, ऐसा कहा जाता है। क्या बात है। हर कहानी अपने आप में अनोखी है। कहीं शौर्य है, कहीं भक्ति, कहीं राजनीति, तो कहीं दुखद अंत भी। वाकई राजस्थान का इतिहास इन महान पुरुषों और महिलाओं के जीवन की जटिलताओं, उनके साहस, त्याग, उनकी दूरदर्शिता और कभी-कभी उनकी मानवीय कमजोरियों से बुना गया है। इन्होंने न सिर्फ अपने समय पर इतनी गहरी छाप छोड़ी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचने और सीखने को बहुत कुछ छोड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने।
इन सभी व्यक्तित्वों की कहानियों को जानने के बाद मन में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर वो क्या चीज थी जिसने इन साधारण से दिखने वाले लोगों को इतने असाधारण काम करने की हिम्मत दी। इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी इन्होंने इतना साहस, इतना त्याग और इतनी दूरदर्शिता कैसे दिखाई? क्या वो सिर्फ देश प्रेम था, या अपने लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था, या फिर अपने आत्मसम्मान की लड़ाई थी? और शायद आज के समय में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम जो आज एक आज़ाद देश में रह रहे हैं, इनके जीवन से क्या सीख सकते हैं? क्या इनकी ये कहानियाँ हमें अपनी रोज़मर्रा की जो चुनौतियाँ हैं, उनका सामना करने में, अपने लक्ष्यों को पाने में और समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं, उन्हें समझने में मदद कर सकती हैं? यकीनन कर सकती हैं। इनका जीवन सिर्फ इतिहास की बीती हुई घटनाएं नहीं है, बल्कि ये प्रेरणा के कभी न खत्म होने वाले स्रोत हैं। ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि निष्ठा, साहस और सही मूल्यों के लिए खड़े होने का असल मतलब क्या होता है। इस बेहद रोचक और ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि सुनने वालों को भी राजस्थान के नायकों और नायिकाओं के बारे में विस्तार से जानकर अच्छा लगा होगा और उनके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। मुझे भी इस चर्चा में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ, जहां हम ज्ञान की कुछ और गहराइयों को साथ मिलकर छुएंगे। नमस्कार। नमस्कार।